हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने संधि को पढ़ा था और संधि हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में 3 कक्षाओं में जानकारी ले ली थी। विसर्ग संधि वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, इससे अगला चैप्टर है हमारा समास का। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समास की क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समास की परिभाषा के बारे में और फिर जानेंगे हम समास के कितने भेद होते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। तो सबसे पहले होता है हमारा समास। समास की क्या परिभाषा होती है? समास किसे कहते हैं? जब दो पदों को किसी नियम के द्वारा एक में ही मिला दिया जाता है उसे समास कहते हैं। यानी कि जब 2 पद हैं और हम किसी नियम के द्वारा, किसी भी रूल रेगुलेशन के द्वारा उन्हें मिलाने का कार्य कर रहे हैं, एक ही जगह उन्हें मिला दिया जाता है, तो हमारा समास कहलाएगा। अर्थात जब 2 पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है तो वह समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, कम करना या एक में मिला देना। यानी कि जब 2 चीज़ें हैं और उनको एक में मिला दिया जाएगा, एक एक करके जब दोनों चीज़ों को एक में ही मिला दिया जाए तो वो हमारी समास कहलाएंगी। ठीक है, संक्षिप्त का मतलब है कम करना, छोटा रूप देना, किसी चीज़ को छोटा रूप देना। यानी कि 2 चीज़ें बड़ी हैं, उनको एक हमने छोटा रूप दे दिया। किसी भी 2 चीज़ों को एक में परिवर्तित कर दिया और 2 चीज़ों को एक में मिला दिया, वो हमारा समास कहलाएगी। यानी कि जब हम 2 पदों को मिला करके कोई एक नया पद बना देंगे तो वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, समास में पदों को मिलाया जाता है। समास में क्या होगा? जब 2 पद होंगे उनको मिलाया जाता है तो समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन सा? एक होगा पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी कि पहला पद होगा जो हमारा समास का, उसे हम पूर्व पद, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। और जब पूर्व पद और उत्तर पद का मेल हो जाता है तो हमारा समास मिल करके बन जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे जैसे राज्ञा, राजाज्ञा, यानी कि राजा की आज्ञा। ठीक है, पराधीन, पर के अधीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 शब्दों को जब एक में ही मिला दिया जाता है, यानी कि ये 2 शब्द हैं हमारे, राजा की आज्ञा, यानी कि राजा है और आज्ञा है, तो हमने ये क्या है? दोनों शब्दों को मिला दिया तो ये बन गया हमारा राजाज्ञा। ठीक है, ऐसे पर और अधीन को मिला दिया तो बना गया हमारा पराधीन। तो क्या होगा? पूर्व पद और जब उत्तर पद को मिला दिया जाता है तो हमारा समास बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। यानी कि पदों की प्रधानता, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कि पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, तो हमें पदों की प्रधानता का मतलब है कि कौन से समास में कौन से पद की ज़्यादा महत्वपूर्णता है, यानी कि कौन सा पद की प्रधानता ज़्यादा है, किस समास में कौन सा पद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पूर्व पद को प्रधान माना जाता है, यानी कि पूर्व पद को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समाज में हमारी उत्तर पद को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, यानी कि बाद वाले को। और द्वंद्व समाज में क्या होगा? हमारा जो दोनों शब्द मिल करके हम जब समास बनाएंगे तो दोनों पद की प्रधानता होगी। और हमारा बहुवचनी समाज में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई भी प्रधान नहीं होगा। जब 2 शब्दों को मिलाएंगे और जो तीसरा शब्द बनेगा, जो भी पद बनेगा तीसरा, मतलब मिलाने के बाद जो समास बनेगा वो प्रधान होगा। ठीक है, वो मुख्य होगा। तो उस बहुवचनी समाज में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययीभाव में पूर्व पद और उत्तर पद तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु में, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में दोनों पद को मिलाने के बाद जो तीसरा अन्य पद बनना है वह प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे ही हम जाके जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा होता है हमारा द्विगु, और 5वां होता है हमारा द्वंद्व, और 6वां होता है हमारा बहुब्रीहि समास। यानी कि 6 पद होते हैं हमारे, 6 भेद हो गए हमारे किसके? समास के। ठीक है, जिसके आज हम 2 भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे की कक्षा में बाकी समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, क्या है हमारा? पहला है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास को जानेंगे। जब दोनों पद मिलने के बाद अव्यय हो जाए तो वह अव्ययी समास बन जाता ही है। अव्यय में भी क्रिया विशेषण अव्यय बनता है। ठीक है, जब क्या है? जब दोनों पद को मिलाने के बाद में क्या है हमारा? अव्यय बन जाए। अव्यय और निपात हमने पहले की कक्षा में पढ़े हैं।
और विशेषकर क्या बनता है, कौन सा अव्यय बनता है, हमारा क्रिया विशेषण अव्यय बनता है। ठीक है, यह समास बनने में प्रायः नपुंसकलिंग एकवचन में बनता है। ये हमारा जब भी समास बनेगा वो हमारा कब बनेगा, नपुंसकलिंग एकवचन में ही बनता है। ठीक है, तो इसके कुछ नियम और स्थितियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। कौन से नियम, कौन सी स्थितियां। तो पहला है जब पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग लगाओ। पूर्व पद में अगर कोई भी अव्यय या उपसर्ग लगा हुआ होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, आजन्म में जन्म अलग हो गया, आ अलग हो गया। आमरण, मरण अलग हो गया, आ अलग हो गया। यानी कि ये तो उपसर्ग लगा हुआ हो या कोई भी अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो हमारा हो जाएगा वो अव्ययीभाव समास। जैसे उपकूल, यथाशक्ति, यथा की शक्ति, उपकूल, किनारे के समीप। मृत्यु पर्यंत हो जाएगा इसका आमरण का। ऐसे आजन्म से, जन्म से लेकर प्रतिदिन का प्रत्येक दिन। परवोच हमारा अच्छी के परे। बखूबी हमारा हो जाएगा खूबी के साथ। सक्षम हो जाएगा अच्छी के सामने। ऐसे ही यथासंभव में यथासंभव आ जाता है। यानी कि जब हमारा कोई पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तो हमारा क्या होगा कि हमारा आ जाता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब आगे उदाहरण में कैसे होगा। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आजन्म प्रतीक्षा करता हूँ। तो इसमें क्या है, प्रतिदिन आया। तो इसमें अगर कोई पूछता है तो हमारा कौन सा समास हो रहा है, तो इसमें हमारा हो रहा है अव्ययीभाव समास। ऐसे मैं आजन्म प्रतीक्षा करूंगा तो आजन्म में हमारा कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा पूरा उदाहरण हो गया अव्ययीभाव समास का। ये वाला पूरा उदाहरण भी हमारा अव्ययीभाव समास का हो जाएगा। ठीक है, वह मेरे सक्षम बैठा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा। पहले नियम में हमने पढ़ा कि या तो पहला शब्द हमारा अव्यय हो या हमारा होगा उपसर्ग। ऐसे ही जब एक ही पद लगातार दो बार आ जाए, यानी कि एक पद अगर दो बार आएगा तब भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, तो यहाँ पे क्या है, हाथ प्लस हाथ का प्रयोग हो रहा है ना, तो ऐसे ही शब्दों का जब दो बार प्रयोग होगा तो वो हमारा अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे रात और रात, तो यहाँ पे दो बार रात का यूज हो गया तो ये भी हमारा अव्ययीभाव में आ जाएगा। दिनों दिन, बीचों बीच, पल पल, घर घर, बच्चे बच्चे, द्वार द्वार। तो इन सब में क्या हो रहा है कि एक ही पद को दो बार प्रयोग किया जा रहा है। जब दो बार प्रयोग किया जाएगा तो हमारा अव्ययीभाव समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण में हमारा मैं रातों रात चला जाऊंगा, मैं घर घर घूम रहा हूँ। तो इसमें क्या है, रातों रात दो बार प्रयोग हुआ है और घर घर भी दो दो बार प्रयोग हुआ है। तो जब कोई भी एक पद है वो दो बार प्रयोग होगा तो वो हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा अव्ययीभाव में, तीसरा है हमारा जब पहला पद संज्ञा हो, दूसरा पद किसी नदी का नाम हो। अगर पहले पद हमारा कोई भी संख्या हो और दूसरा पद हमारा कोई नदी का नाम हो तब भी हमारा अव्ययीभाव समास ही होता है। जैसे पंच गंगा, सप्त सिंधु, द्वि मुंडू। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है अव्ययीभाव समास के जो मैंने यहाँ पे डाले हैं। धराधड़, इसमें दो बार प्रयोग हो रहा है। यथा, साध, यानी यथा के लिए साथ, ध्यान पूर्वक, दो पदों को मेल हो रहा है। यहाँ पे प्रथम पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। ठीक है, भर दौड़, सार दर साल, हर रोज, हर, जैसे हर एक, हर रोज, ये सब, हर घड़ी, हर दिन, ये सब हमारे हर वाले जो होते हैं ना, प्रत्येक वाले होते हैं और हर वाले होते हैं, वो हमारे ज़्यादातर अव्ययीभाव के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा तत्पुरुष समास। अब हमने अव्ययीभाव समास में हमने जान लिया या तो हमारा क्या क्या होगा, पहला पद हमारा संख्या हो, दूसरा उसमें नदी का नाम हो, या एक ही पद हमारा दो बार आता हो, या वो किसी भी पद है हमारा पूर्व पद वो हमारा अव्यय हो, या हमारा उपसर्ग से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे किस पे, हमारा आता है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, लेकिन हमारा तत्पुरुष समास में क्या होता है कि हमारी उत्तर पद की प्रधानता, यानी कि दूसरा वाला पद होगा उसकी प्रधानता होगी, वो महत्वपूर्ण होगा। वहाँ क्या था, पहला पद महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ पे दूसरा पद महत्वपूर्ण होगा। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है उस तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके व्यंग्य करने पर कारक और चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक हमने आपको पहले बताई थे, कारक चिन्हों का यहाँ पे भी प्रयोग होगा, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसलिए इसके तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो मुख्य रूप से हैं वो हमारे 6 भेद हैं। ठीक है, मुख्य हमारे कितने हैं, वो है हमारे 6 भेद। जानते हैं कौन कौन से। कर्म को, तो कर्म क्या है, कर्म के साथ क्या कारक आता था,
कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता यहाँ पे नहीं शुरू होता, यहाँ पे कर्म से शुरू बात हो रही है, ठीक है। तो कर्म को, तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि दूसरा पद हुआ वो प्रधान होगा। तो विग्रह करने पर कर्म का कारक चिन्ह को आ जाता है, ठीक है। को का प्रयोग हो रहा होगा जहाँ पे भी हम अगर समास का विग्रह करेंगे तो, ठीक है। जैसे माखन चोर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पे को का प्रयोग हो गया। कौन है, हम किसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, चुराने वाला, यानी कि माखन को चुराने वाला। तो चिड़ी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। यहाँ पे भी का प्रयोग हो रहा है ना, को प्रयोग हो रहा है, तो को का प्रयोग होगा अगर हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे ही है जेब कतरा, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, ग्रहगत, चितचोर, मुंह तोड़, मनोहर, आशासीत, स्वर्ग प्राप्त। ऐसे ये सारे उदाहरण हमारे जो होते हैं वो हमारे हैं कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर हमारे संधि विच्छेद करने पर को का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। आगे है हमारा करण। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो मैंने आपको बताया था से आए या द्वारा आए, ठीक है। तो इसका विग्रह करने पर से या के द्वारा आता है, प्रयोग होता है। से का अर्थ साधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि अपादान कारक में क्या होता है कि से का अर्थ है वो अलग करने से होता है, लेकिन यहाँ का से का अर्थ है वो हमारा जोड़ने के रूप में कार्य करता है, साधन के रूप में, ठीक है। इसके उदाहरण कौन से हैं, इसके सूर रचित, यानी कि सूर के द्वारा रचित, तुलसी कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत लिखी गई है जो मोह मांगा, यानी मुंह से मांगा गया। पद यात्रा, पद से यात्रा, पदों के द्वारा की गई यात्रा। गुण युक्त, यानी कि गुण से युक्त। भूख मरा, यानी कि भूख से मरा। कर्णापूर्ण, यानी कि कर्णों से पूर्ण। ऐसे मुँह चोर, रस भरा, मंगाद, शोकाकुल, अकाल पीड़ित, देखो देख, ये सारे हमारे जो भी उदाहरण है ना वो सब हमारे ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे जाइए, हमारे रोग पीड़ित, ब्रज, हाथ, श्रमजीवी, ये सब हमारे करण तत्पुरुष से रिलेटेड हो जाएंगे। आगे है हमारा संपदान तत्पुरुष, जहाँ पे हमारा के लिए प्रयोग होता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपदान के लिए, ठीक है। किसके लिए, संपदान के लिए। तो इसका विग्रह करने पर के लिए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। शहर, पनाह, यानी कि शहरों के लिए पनाह, ठीक है। तो के लिए जहाँ पे भी प्रयोग होगा वहाँ पे हमारा हो जाएगा संपदान तत्पुरुष, ठीक है, समास, ठीक है। ऐसे हवन कुंड, यानी कि हवन के लिए कुंड। विद्यागृह, यानी कि विद्या के लिए गृह। आराम कुर्सी, यानी कि आराम के लिए कुर्सी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऐसे रसोई घर, सभा भवन, राह खर्च, ये सारे हमारे जो भी स्नान गृह, हमारा बलि पशु है, ये सब हमारे क्या होंगे, हमारे तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। और कौन से तत्पुरुष में आएंगे, संपदान तत्पुरुष में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे संपदान के बाद आता है हमारा अपादान। अपादान का अर्थ है हमारा अलग होने से, ठीक है। अपादान का हमारा अर्थ हो जाएगा अलग होने से। इसमें समास विग्रह से का प्रयोग होता है, यहाँ पे भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अलगाव के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दूर, मतलब दूर करने के लिए, यानी कि बिछड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर हो रही है, ठीक है। तो से का अर्थ है वो अलगाव के रूप में माना जाता है, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट। जाति भ्रष्ट, यानी कि जाति से भ्रष्ट, यानी कि किसी चीज़ से वो अलगाव के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। दृढ़ मुक्त, यानी कि दृढ़ से मुक्त हो गया, यानी कि छूट गया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, ठीक है। ईश्वर विमुख, यानी कि ईश्वर से विमुख। ये सारे हमारे उदाहरण है वो हमारे अपादान कारक के हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है संबंध। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें विग्रह करने पर काकी के का प्रयोग होता है, यानी कि संबंध अगर तत्पुरुष होगा तो वहाँ पे काकी के का प्रयोग हो रहा होगा। तो जहाँ पे काकी के का समास विग्रह करने पर काकी के का प्रयोग होगा तो हमारा संबंध तत्पुरुष के बारे में बताएगा। जैसे राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। राजपुत्री, यानी कि राजा की पुत्री। तो ये क्या कर रहा है, हमारा संबंध बता रहा है कि राजा का कौन पुत्र है, राजा का पुत्र। राजपुत्र कौन है, राजा का पुत्र है। राजपुत्री कौन है, राजा की पुत्री है। तो ये हमारा क्या है कि संबंध बताने का कार्य करता है, तो वो हमारा संबंध पुरुष हो जाता है। राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्र का पति। घोड़दौड़, यानी कि घोड़े की दौड़, ठीक है। तो जो आप भी संबंध बताने का कार्य करेगा वो हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ऐसे ही हमारे ये और भी उदाहरण है, जैसे पराधीन, गंगा जल, हिमालय के लिए आलय, गंगा के लिए जल। राज दरबार, राजा का दरबार। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। ये सारे हमारे उदाहरण हैं वो हमारे सब हो जाएंगे संबंध में। ऐसे विद्या, अभ्यास, लक्ष्मीपति, रामगानी, लखपति, वीर कन्या, आमचूड़, सभापति, पितृगृह, श्रमदान, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे संबंध में आ जाएंगे।
ऐसे हमारा आता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, मैं और पर आ जाता है। इसमें विग्रह करने पर मैं और पर आएगा, यानी कि जहाँ पे भी समास विग्रह करेंगे वहाँ पे हमारा क्या आएगा, मैं और पद का पर का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, जैसे सभा में पंडित। ठीक है, ऐसे आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, ऐसे ही कला प्रवीण, यानी कि कला में कौन प्रवीण है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, ये सब हमारे किस में उदाहरण हो जाएंगे, ये सब हमारे हो जाएंगे अधिकरण। अधिकरण में पर के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि ये सब उदाहरण आते हैं तो आप क्या लगाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे आत्मनिर्भर, यानी कि स्वयं पर निर्भर। ठीक है, और नराधम, यानी कि नरों में अधम, ये सब हमारे किस में हो जाएंगे, ये सब हमारे उदाहरण हो जाएंगे हमारे अधिकरण के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि तत्पुरुष के जो मुख्य वेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने 6 वेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे सारे कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा तत्पुरुष समास के अन्य वेद कौन से होते हैं। तो जो हमारा निश्चय होता है वो हमारा तत्पुरुष समास का अन्य वेद होता है, जिसमें इसमें पहला पद है अ, न, ना और गैर। जैसे नकारात्मक पद होता है, दूसरा पद की प्रधानता होती है, यानी कि प्रधानता तो उत्तर हमारी तत्पुरुष समास में होती है दूसरे पद की, लेकिन हमारे जहाँ पे पहला पद क्या होगा, अ, न, अन्न, ना, गैर लगा हुआ होगा, वहाँ पे हमारा होगा नश जिज्ञाम तत्पुरुष। ठीक है, तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधर्म। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, यहाँ पे अनहोनी, यानी कि धर्म के साथ आ लगा है, तो धर्म का अर्थ है ना, तो यानी कि उत्तर पर प्रधान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आ का शब्द हो गया, अनहोनी यानी कि अन का प्रयोग हो गया, नापसंद यानी कि ना का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे जो भी नकारात्मक पद होंगे ना, ना गैर जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, वहाँ पे हमारा ये वाला तत्पुरुष हो जाता है। ये सब उसके उदाहरण है। आगे वाला है हमारा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें पहला पद कु, सु, वी और प्र से आदि से शुरू होता है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर परीक्षा में आपके मुख्य वेद ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें से भी पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाले भी थोड़े से शॉर्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कु का प्रयोग हो यानी कि पुत्र है वो कुपुत्र कर दिया हमने, पुत्र है वो हमारा सुपुत्र हो गया। तो यहाँ पे कु, सु, वी, प्र का प्रयोग होगा, वहाँ पे हमारा प्रादि तत्पुरुष हो जाएगा, जैसे प्रदेश, प्राचार, विदेश, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उपपद तत्पुरुष में क्या होता है, उपपद में क्या होता है, उत्तर पद के साथ सहायक पदों की भी प्रधानता होगी, यानी कि जब उत्तर पद होगा उसके बाद में जो भी उसकी सहायक पद है वो भी प्रधानता, यानी कि स्वर्णकार है, यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान माने जाएंगे, क्योंकि कार भी हो गया हमारा और स्वर्णकार भी हो गया। क्या करने वाला, स्वर्णकार करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पद के साथ साथ जो भी दूसरा सहायक पद है, दूसरा पद जो उसमें भी प्रयोग हो रहा है उसकी भी प्रधानता होती है, जैसे चमकार यानी कि लोहकार। ठीक है, ये क्या है, लोहा बनाने वाला, लोह की कार्य करने वाला कार्य। तो इसमें क्या है कि दोनों ही पद की एक तरीके से प्रधानता होती है, उत्तर पद तो प्रधान होगा ही, लेकिन उसका सहायक पद भी प्रधान होता है। ठीक है, ये सब उसके उदाहरण है उपपद तत्पुरुष समास के। ठीक है, अगला होता है हमारा अलुक। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दोनों पदों के बीच के पदों का लोप नहीं होता। ठीक है, जब दोनों पदों को बीच किया जाएगा, यानी कि दोनों पदों को मिलाया जाएगा, तो जो बीच का पद होगा उसका लोप नहीं होगा, उसे हटाया नहीं जाता। जैसे युधिष्ठिर हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, वाचस्पति हो गया, दुर्योधन हो गया। इसमें क्या है, जब दोनों पदों का मेल किया जाएगा तो जो बीच का होता है वो हमारा पदों का लोप नहीं होता है, तो वो हो जाता है हमारा अलुक तत्पुरुष समास। और हमारा आता है अगला आता है हमारा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। तो मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कौन सा होता है, यहाँ पे दोनों पदों के मध्य के पद का लोप हो जाता है, यानी कि जब दो पदों को मिलाया जाता है तो ये मध्य का पद का लोप हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या पढ़ा था हमने कि मध्य पद का लोप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मध्य पद का लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा हुआ, गुड़म्मा हुआ, गुड़धानी हुआ, पकौड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास के हो जाएंगे। तो ये था आप लोगों का समास का चैप्टर, जिसमें हमने अव्ययी भाव के बारे में जाना और अव्ययी भाव के हमने नियमों के बारे में जाना, कौन कौन से नियम होते हैं। जहाँ पे पहला था हमारा कि कोई भी उपसर्ग या हमारा अव्यय से शुरू हुआ हो, दूसरा था हमारा डबल पद आना, ठीक है, ऐसे ही हमने, और तीसरा था हमारा पहला कोई भी संख्या हो और हमारा
दूसरा नदी का नाम हो। ऐसे ही हमने तत्पुरुष समास के बारे में जाना, जिसके हमने मुख्य 6 वेद के बारे में जाना, जिसमें सभी कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में हमने अन्य 4 वेदों के बारे में भी जाना। ठीक है, तो ये थी आपकी समास की क्लास। इसके अगले वाले में हम बाकी के पदों के बारे में जानेंगे। आज हमने 2 समास के बारे में डिस्कस किया था, अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में, और इसके वेदों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। अगली क्लास में हम कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी क्लास में बने रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए।